तो सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है स्पीच डिले वाले बच्चों में। इनफैक्ट सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम होती है इवन बिफोर स्पीच प्रॉब्लम्स। बहुत सी पेरेंट्स की मिस्टेक ये रहती है कि जैसे बच्चा बोल नहीं रहा है वो सोचते कि फटाफट स्कूल में डाल दे, क्रच में डाल दे, वहाँ पर जाके वो लोगों से घुल मिलेगा। अब बच्चा वहाँ पर क्या करता है, उसे पता ही नहीं है दूसरे बच्चों के साथ करना क्या। इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है, मतलब जो चीज़ बच्चे के हिसाब से नहीं हो रही है उसमें बच्चा तूफान खड़ा क्रिएट कर देता है। नॉर्मल बच्चे का 18-20 महीने का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खाना देख के अगर पसंद नहीं आए तो कम खाएगा या थोड़ा मोड़ा मुंह बना लेगा। जो बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम्स है उनका रिएक्शन रहेगा, वो चीज़ पटक देंगे, फेंक देंगे, खाना फेंक देंगे, प्लेट गिरा देंगे, उसे तोड़ देंगे या फिर जोर से चिल्लाने लग जाएंगे। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार फिर डॉक्टर सुमित धवन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के सोशल और इमोशनल बिहेवियर पर, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग ये चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने लिखा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो आज ये वीडियो उसी पर। बहुत बहुत स्वागत सर। आपके स्पीच डिले और ऑटिज्म के वीडियो बहुत पसंद किए जा रहे हैं और लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल उसमें थे और बहुत सारे लोग भी ये चाह रहे हैं कि सोशल और इमोशनल बिहेवियर की प्रॉब्लम बच्चे में हो रही है, तो क्या स्पीच डिले वाले बच्चों को सोशल और इमोशनल बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है और कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है सोशल और इमोशनल उनका जो बिहेवियर है? राइट, तो सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है स्पीच डिले वाले बच्चों में। इनफैक्ट सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम होती है इवन बिफोर स्पीच प्रॉब्लम्स। तो सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का लोगों से घुल मिलना या ना मिलना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर आता है। बट उससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि बच्चा पेरेंट्स को पहचानता है या पेरेंट्स को नहीं पहचानता है। हम जैसे ये सवाल पेरेंट्स से पूछेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा तो तुरंत हमें पहचान लेता है। तो बेसिकली पहचानता क्या है उसे? वो करता है सिलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। सिलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है नीड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। नीड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि बच्चे को अगर भूख लगी तो वो आपका हाथ पकड़ेगा मदर का और वहाँ पे किचन में उसको ले जाएगा। अगर उसे बाहर जाना है तो फादर का हाथ पकड़ेगा, उनको ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, बच्चे को गोद में उठा ले, मदर गोद में उठा लेगी और उसे पूछेगी कि बच्चे को कि फादर कहाँ पर है। क्या बच्चा फादर की तरफ देखता है, पॉइंट करता है, पॉइंट नहीं करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम पूछते हैं कि बच्चे से कि फादर कहाँ है। तो पहले बच्चे फादर को पहचानता है या नहीं पहचानता। अगर पहचानेगा तो सीधा उस तरफ मुड़ के देखेगा और एक स्माइल कर देगा। किस उम्र में? ये माइलस्टोन 10 से 12 की उम्र महीने की उम्र पे आ जाता है। बच्चा पेरेंट्स को या घर के 2-3 मेंबर्स को पहचानने लगता है। वो ढूंढ के किसी भी कमरे में ढूंढ के उनकी तरफ देख लेगा और स्माइल भी कर सकता है, स्माइल ना भी कर सकता है। जैसे 14-15 महीने का होगा वो उनकी तरफ पॉइंट भी करने लग जाएगा। मतलब उसको बोलते हैं प्रोटो डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग। मतलब उसने सुना, देखा, पहचाना, आइडेंटिफाई किया और पॉइंट भी कर दिया। ये पांचों चीजें आ जाती है। तो सोशल माइलस्टोन का सबसे नंबर 1 बिहेवियर है कि बच्चा पेरेंट्स को पहचानता है या नहीं पहचानता है, और कि नाम से पहचानता है कि नाम से नहीं पहचानता। अब बहुत से पेरेंट्स इसमें गलती ये करते हैं कि वो नीड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन को कंफ्यूज करते हैं। नीड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मतलब वो सिर्फ फादर के पास तब भी जाएगा जब उसे बाहर जाना होगा। मतलब उसे पता है कि बाहर ले जाने वाले उसके फादर ही है और उसकी ज़रूरत वही पूरी करने वाला। तो जैसे ही फादर दिखेगा बच्चा खुशी खुशी या दौड़ दौड़ के जाएगा। इनफैक्ट गाड़ी की आवाज़ सुनते पर ही, गाड़ी का हॉर्न सुनते ही वो खुश हो जाएगा। उसे पता है कि मुझे बाहर जाने मिलेगा। लेकिन अगर ये बिहेवियर ना हुआ तो 10 दिन में बच्चा ये बिहेवियर भूल जाता है। मतलब अगर 10 दिन फादर आए हैं और फादर उसको बाहर ना ले गए तो उसका वो हैप्पीनेस और इमोशनल रिस्पॉन्स कम हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है, जैसे मैं आपको बोला सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन फर्स्ट गोल है पेरेंट्स आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट गोल है मेंबर्स आइडेंटिफिकेशन। मेंबर्स मतलब घर वालों को, बाहर वालों को, पड़ोस वालों को बच्चा पहचानता है या नहीं पहचानता है। मतलब अगर कोई पड़ोसी आता है या दादी या नानी आते हैं जो घर पे रोज नहीं रहते, उनको देख के बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? ये किस उम्र में? ये 15 से 17 महीने की उम्र पे आ जाता है। बच्चा अलग अलग तरह के मेंबर्स को घर में और पड़ोसियों को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। वो उनसे घुलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, पहचान के डर जाएगा, भाग जाएगा, छुप जाएगा। इसका मतलब उन्होंने पहचान लिया और उसे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आइडेंटिफिकेशन भी आ गया और एक इमोशनल रिस्पॉन्स भी आ गया। ये इमोशनल रिस्पॉन्स पॉजिटिव रह सकता है, मतलब बच्चा घुल मिल रहा है, या नेगेटिव कि बच्चा छुप के डर के भाग रहा है। मतलब ये दोनों एस्पेक्ट्स आ गए। अगर कोई बच्चा, कोई रिलेटिव आया है और बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई
कोल्ड रिस्पॉन्स या हैप्पी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब बच्चे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पड़ोसी है या दूध वाला है या कौन है। नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम आती है स्कूल में। स्कूल में बहुत सी पेरेंट्स की मिस्टेक ये रहती है कि जैसे बच्चा बोल नहीं रहा है, वो सोचते कि फटाफट स्कूल में डाल दे, क्रच में डाल दे, वहाँ पर जाके वो लोगों से घुल मिलेगा। अब बच्चा वहाँ पर क्या करता है, उसे पता ही नहीं है दूसरे बच्चों के साथ करना क्या है। वो सिर्फ खड़ा रहता है, देखते रहता है, कोने में चुपचाप जाके बैठ जाएगा, या अपनी एक पसंद की कोई चीज़ खेलने पकड़ लेगा, उसको लेके घूमते रहेगा, खेलते रहेगा, या बैंग करता रहेगा, कुछ भी कर सकता है। या फिर उसे कोई दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना होगा तो उसके हाथ में वो छीनने जाएगा। मतलब उसको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ मैंने लेने से पहले उससे कुछ पूछना, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ मैंने नहीं लेनी है। इसको बोलते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग। सोशल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, मिल बांट के खेलना। पहले अगर आप खेल रहे हो तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अगर मैं खेल रहा हूँ तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या हम दोनों मिलके टू एंड फ्रो, टर्न बाय टर्न खेल रहे हैं। तो जो खेल होता है, सोशल प्ले, वो 3 तरह का होता है। एक रहता है अकेले खेलना। अकेले खेलना मतलब बच्चा बॉल ले रहा है, उसको धक्के मार रहा है, खेल रहा है। दूसरा, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, दूसरा बच्चा बॉल खेल रहा है तो वो टर्न बाय टर्न खेल रहा है उसको। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि शेयरिंग एंड प्लेइंग, और कि कौन सी चीज़ में इंटरप्ट ना करना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं सोशल बिहेवियर के। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे की सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स किस लेवल पे आ रही है। घर वालों को पहचानता है, पड़ोसियों को पहचानता है, बाकी रिश्तेदारों को पहचानता है, बाकी बच्चों को पहचानता है या नहीं पहचानता है। यहाँ पर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है? इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है मतलब जो चीज़ बच्चे के हिसाब से नहीं हो रही है, उसमें बच्चा तूफान खड़ा क्रिएट कर देता है, गुस्सा हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर फादर आए हैं, 18 महीने 20 महीने का बच्चा, लेकिन अगर फादर उसे घर से बाहर नहीं लेके जा रहा है तो बच्चा रोने लग जाता है, चिल्लाने लगता है। अभी 18 महीने के लिए ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि बच्चे को हम खुश करना चाहेंगे, वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वो अपनी जिद कंप्लीट करने के लिए या तो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, या आपको किसी दरवाजे के पास वो खड़ा हो जाएगा कि अपने को आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बाहर जाने में इंटरेस्ट है। अब इमोशनल प्रॉब्लम्स मतलब आपका इमोशनल रिस्पॉन्स ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब बच्चे की अगर पसंद की चीज़ उसे ना मिले, दरवाज़ा खोलने ना मिले, उसको मोबाइल ना मिले, उसे भूख लग रही है, उसे उस टाइम पे खाना ना मिले, खाना दिया है उसे पसंद ना आए, तो इस टाइम में बच्चे का रिएक्शन एक ज़रूरत से ज़्यादा बुरा रहता है। नॉर्मल बच्चे का 18-20 महीने का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खाना देख के अगर पसंद नहीं आए तो कम खाएगा, या थोड़ा मोड़ा मुंह बना लेगा, या थोड़ा बहुत बदल की तरफ देखेगा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग से कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। जो बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम्स है उनका रिएक्शन रहेगा, वो चीज़ पटक देंगे, फेंक देंगे, खाना फेंक देंगे, प्लेट गिरा देंगे, उसे तोड़ देंगे, या फिर जोर से चिल्लाने लग जाएंगे। और वो इतनी देर चिल्लाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे कि आप सोचोगे इसे कैसे चुप कराए। फिर क्या आप क्या करते हो, बच्चे की जिद पूरी करने लगते हो, उसको देने लग जाते हो कि चल तू चॉकलेट खा ले, मीठा खा ले, तो आप उसकी जिद पूरी करते हो। इसको बोलते हैं ब्राइबिंग। ब्राइबिंग एक बहुत बुरी आदत है, बिकॉज वो बच्चे के माइंड को ट्रेन कर रहा है कि अगर मैं खाना खाने बैठूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, मुझे मिठाई मिलेगी, मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे वो चीज़ मिलेगी। अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो बच्चा तूफान क्रिएट करने लगता है। अब ये 18-20 महीने के लिए तो हम समझ सकते हैं कि चलो बच्चे छोटे रहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं आई। बट अगर ये बिहेवियर्स 2-2.5 साल की एज पे आने लगे तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाता है। एग्जाम्पल, उसने दूसरे के बच्चे से हाथ से बॉल छीन लिया और उसे वापस नहीं मिल रहा है। वो शायद फाइट भी कर सकता है, नोच भी सकता है, धक्का भी मार सकता है, और ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है दूसरे पेरेंट्स के सामने। ये सिचुएशन आ सकती है, पार्क में भी आ सकती है, जब बच्चा झूले से उतार रहे हो, वो ज़्यादा रोने लग जाता है या चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, और पेरेंट्स सच में बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। अब ये 2-2.5 साल तक हम समझ लेते हैं कि चल ठीक है, बच्चा है, नादान है, उसको इस चीज़ से लगाव है, ये कर रहा है। बट अगर बच्चा बड़ा हो रहा है 3, 3.5, 4 साल का, और ये बिहेवियर्स दर्शा रहा है, मतलब गड़बड़ है। बच्चे को समझ नहीं है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कम है, बच्चे का अवेयरनेस नहीं है कि मैंने दूसरे बच्चे को भी मौका है। इसको बोलते हैं टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग मतलब टर्न बाय टर्न खेलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल बिहेवियर है, जो कि इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग और दोनों कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो टर्न टेकिंग अगर नहीं आ रहा है, बच्चा दूसरे को मौका नहीं दे रहा है, वो अपने टर्न के लिए रुक नहीं रहा है, झूले से उतर नहीं रहा है, बाहर जाने से रुक नहीं रहा है, अगर उसको कोई चॉकलेट दिखी वो कंटिन्यूस रो रहा है, इसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। इसका रीजन क्या है? आपका मेन सवाल रहेगा कि इसका रीजन। मैं रीजन पे भी आ रही हूँ, इसका रीजन क्या है। हाँ, और
क्या माँ बाप का इसमें कसूर होता है कि वो सिखा नहीं पा रहे बच्चे को? और आपने 18 से 20 महीने के बच्चे की बात की, फिर 2.5 साल के बच्चे की, फिर 3.5 साल के बच्चे की। तो जो 18 से 20 महीने का बच्चा है वो ऐसे बिहेवियर कर रहा है, क्या वो भी प्रॉब्लमेटिक है? 2.5 साल का बच्चा वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और 3.5 साल का तो है ही है प्रॉब्लमेटिक। राइट। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। अब अपने ऐसे आई थी अपने खुद के चेकअप के लिए। उसका बच्ची थी, डॉटर थी, 2 साल की। कोई स्पीच प्रॉब्लम्स नहीं, कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स नहीं, सब कुछ अच्छे से बोल रही है, सब कुछ अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है। क्योंकि वो मदर और मुझे बात नहीं करने देती तो मदर ने उसे मोबाइल दे दिया। बच्चा भी कुछ 15 मिनट के लिए मोबाइल देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, हैप्पी कर रहा है, कोई स्पीच प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही उसका मोबाइल बंद हुआ, वो कंटिन्यूस शोर करने लग गई, चिल्लाने लग गई कि मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल दो। वो बोल नहीं रही है, लेकिन वो हाथ पकड़ के बटन दबा रही है कि इसको ऑन करो, इसको ये करो, और रोने लग गई, चीज़ धक्के मारने लगी, स्नैच करने लगी। अब इसका मतलब क्या है? हमने बच्चे को इतनी आदत लगा के रखी है कि बच्चा उसके बिना जी नहीं पा रहा है। तो हमें आदतें लगवाना, अच्छी आदतें या बुरी आदतें लगवाना पेरेंट्स के हाथ में। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच डिले वाले बच्चों में नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम्स हर एक बच्चे में आ रही है, क्योंकि हमने उनको उस चीज़ की आदत लगा दी है। तो हमें ऐसी आदत लगाना जिससे बच्चे के माइंड डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, ये एक बुरी प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो आप कारण बता रहे थे, उनमें से एक कारण ये Parenting। माँ बाप की गलती है। नंबर 1 पेरेंटिंग गलती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बच्चे का एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है नहीं, अटेंशन है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, और अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या आता है? चारों टर्म्स का अटेंशन मतलब बच्चा सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अपनी धुन में ही मस्त रहता है, उसे हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। मतलब उसको हम बोलते बैठ जाओ, उसे समझ में नहीं आ रहा बैठ जाओ मतलब क्या। उसको बोलते चलो, उसको बोलते समझ में नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप मतलब क्या होता है कि बच्चा जो हम कमांड दें पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा जब तक अपने अपने खिलौने या टॉयज में मस्त है तब तक वो खुश है। जैसे वो चीज़ बंद हो गई, उसे कम्युनिकेट करने नहीं आता है कि मैं आप ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे बताओ, या उसमें पेशेंस ही नहीं है, उसमें उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये चीज़ अगर नहीं मिले तो मैंने कुछ और करना है। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग गैप, कम्युनिकेशन गैप और अवेयरनेस गैप, जिसकी वजह से हमारे टैंट्रम्स, इमोशनल बिहेवियर्स और सोशल बिहेवियर्स बच्चों के बिगड़ते जा रहे हैं। तो जिन बच्चों में स्पीच डिले है और सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन है कि हमें बच्चे के उनके अटेंशन पे वर्क करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए लगता है ऑक्यूपेशन थेरेपी। वो कैसे होता है हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नॉर्मली है, स्पीच नॉर्मल है, कम्युनिकेशन नॉर्मल है, लेकिन इस तरह का टैंट्रम्स थ्रो कर रहे, उसका रीजन है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब माँ बाप ने ही गलत आदतें लगवाई है और वो उसे ही कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। अब यूजुअली हम अपने कंफर्ट लेवल के लिए बच्चे को चीज़ें दे देते हैं, बट वो बच्चा उस चीज़ पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है, उसे बोलता है एडिक्शन, कि वो चीज़ें हमारे पर ही हावी होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा ठीक से अंडरस्टैंड कर रहा है, ध्यान दे रहा है, अपने धुन में मस्त तो नहीं है, नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ये चारों चीज़ है तो हमें स्पीच डिले और ऑटिज्म के बारे में सोचना पड़ेगा, और इस पर हमें ऑक्यूपेशन थेरेपी पे सबसे पहले वर्क करना पड़ता है, प्लस बिहेवियर ट्रेनिंग और स्पीच ट्रेनिंग पे वर्क करना पड़ता है। नॉर्मल बच्चे, जो नॉर्मल चिल्ड्रन विथ सोशल प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, उसमें पेरेंटिंग का रोल आता है कि हम उसमें डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। यानी वहां पर आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है कि आपसे कुछ शायद गलतियां हुई हैं कि बच्चा इतना गुस्सा कर रहा है, कोई चीज नहीं मिलने पर चीजें तोड़ता है। कई बार बच्चे जैसे कहते हैं, आपने खुद कहा कि काट लेते हैं, अपना टर्न नहीं, वो शायद आपने सिखाया ही नहीं है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग की कमी है। बिल्कुल, सोशल बिहेवियर और इमोशन ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कंटिन्यूस रहना पड़ता है, आधे पौने घंटे खेलते वक्त, चाहे पार्क में खेलते वक्त, चाहे घर पे खिलौने खेलते वक्त, और उनको हर चीज़ पे गाइड करना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, ताकि बच्चा फिर सबकॉन्शियसली सीखने लगता है कि यहाँ पर उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर अब पेरेंट्स से गलती हो गई, अब उसे सुधारे कैसे? इसमें रोल आता है प्रॉपर बिहेवियर स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट का, जो बच्चे का डिटेल में बिहेवियर असेस करता है, सोशल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, स्पीच असेसमेंट करता है, और एक्चुअली फिगर आउट करता है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, और वो
बच्चे के और आपकी लाइफस्टाइल जान के एक प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएगा। ऑब्वियसली हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद की गलतियां ढूंढना, बट एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके आप अपनी गलतियां बेटर ढूंढ सकते हो, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। तो इसमें परफेक्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको 1-to-1 बेसिस पे प्रॉपर्ली आपको गाइड कर पाएगा कि आपको किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। और बाकी जो स्पीच डिले ऑटिज्म वाले बच्चे उनके लिए तो थेरेपी की जरूरत होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें स्पीच ट्रेनिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये 5-6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा आप ये चीज़ कर लो और कल से घर पे चीज़ कर लो और ठीक हो जाएगा। घर पे कर सकते हैं, लेकिन विद प्रॉपर गाइडेंस। दैट इज व्हाट इज द सबसे ज़रूरी बात।